Good afternoon, class. All are in. कैसे हैं आप सब? Good afternoon, all of you. Okay, class. So हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आरबीआई और उसकी फंक्शंस के बारे में, ठीक है? सो आप सबने वो रीड आउट कर लिया है? Am I audible to everyone? ओके क्लास, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो आज आपका टॉपिक है आरबीआई के बारे में हम पढ़ चुके थे, तो आरबीआई से रिलेटेड ही हम पढ़ने वाले हैं अब द नेक्स्ट आपके टर्म, जो कि आप बहुत ज्यादा सुनते हैं न्यूज में भी बैंकिंग से रिलेटेड, दैट इज योर इन्फ्लेशन। फाइन, तो इन्फ्लेशन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन अगर मैं आपको सिंपली बोलूं हिंदी में, तो हम इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति, ठीक है? मुद्रास्फीति इज योर इन्फ्लेशन। जो टर्म आपकी यूज की जाती है फॉर बेसिकली, हम सिंपल सी बात करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन के लिए अगर कभी भी हम बात करते हैं डिमांड की, हमारी मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड करते हैं कौन? कंज्यूमर्स। और जब मार्केट में डिमांड की जाती है किसी भी चीज की, तो डिमांड बढ़ने पर कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसी चीज की, बिकॉज लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है? और उस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी भी चीज की डिमांड जब बढ़ती है तो उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है? और जैसे ही किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है? दैट इज योर इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन की कंडीशन में आप एक चीज और याद रखिएगा कि जब हम कहते हैं कि कभी भी किसी भी चीज का डिमांड बढ़ रही है और प्राइस भी उसका साथ के साथ बढ़ रहा है, तो आपको याद रखना है कि उसकी मनी वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है। इट मींस हमारे प्राइसेस बढ़ने पर, अगर कोई भी चीज, सिंपल सी बात है, सपोज करो हम डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की और वो चीज हमें पहले 1 रुपीज में मिल रही थी, फाइन, और वो अब वो चीज मिल रही है हमें 4 रुपीज में या उससे ज्यादा मिल रही है, ठीक है? तो आप क्या देख रहे हो कि पहले तो वो सस्ते में मिल जा रही थी, अब वो हमें महंगे में मिल रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो यानी वो एक की चीज अब हमें 4 में मिल रही है, तो वो क्या रहा है? जो मनी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो बेसिकली इन्फ्लेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन्फ्लेशन हमारे क्वांटिटेटिव रेट है जो कि हमारा मेजर किया जाता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज बास्केट ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें कि इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है? यानी हमारी बास्केट इन एन इकोनॉमी का कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल बास्केट ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें टोटल आपकी ऐसी 697 गुड्स एंड सर्विसेज रखी गई हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं बास्केट ऑफ इकोनॉमी में, जिनका प्राइस अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। क्लियर? तो बेसिकली इन्फ्लेशन जो है वो मेजर किया जाता है इज एन एनुअल चेंज इन परसेंटेज, यानी हमारा बेसिकली पूरा एनुअली जितना परसेंट चेंज हुआ है इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से मेजर किया जाता है। और उसको मेजर करने की कई सारे वेज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, और आगे जितना भी हम इसको आगे लेक्चर को लेकर जाएंगे उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? बेसिकली देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने अभी आपको डिफाइन की है कि मनी वैल्यू क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्चुअल में परचेसिंग पावर जो होती है, वो परचेसिंग पावर क्या है? परचेसिंग पावर बेसिकली हमारी वैल्यू ऑफ करेंसीज होती है, ठीक है? श्रुति गर्ग, यू आर लेट इन क्लास। विशाखा, प्लीज ऑफ योर माइक। गुड आफ्टरनून श्रुति। आप लेट हैं श्रुति क्लास में। विशाखा, प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ जी, लेट हो गए, चलिए कोई नहीं, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ फिर से। हम नेक्स्ट पिछली क्लास में आप थे अगर तो श्रुति, हमने डिस्कस किया था आरबीआई और उसके फंक्शन के बारे में, ठीक है? सो आज हम उसी से रिलेटेड
ओके ओके, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में हम सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन में होता क्या है कि जब किसी भी चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होती है तो उसके प्राइस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे प्राइस में इंक्रीज होता है तो उसकी मनी वैल्यू जो होती है डिक्रीज होने लगती है। इट मीन्स हमारे पैसे की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। तो बेसिकली हम उस टर्म को क्या डिफाइन करते हैं, इन्फ्लेशन के नाम से हम उसको बताते हैं। ठीक, तो मैंने यही बताया है कि इन्फ्लेशन एक क्वांटिटेटिव रेट है जिसको हम मेजर करते हैं एवरेज प्राइस लेवल ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विस बास्केट इन एन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की एक बास्केट, बास्केट इन एन इकोनॉमी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज 697, जिसको हम बास्केट ऑफ इकोनॉमी में रखते हैं, जिस पर हमारा इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली एक एनुअल चेंज है इन परसेंटेज होता है। और इसको मेजर कैसे किया जाता है वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, होता क्या है, द परचेसिंग पावर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसीज। परचेसिंग पावर बेसिकली क्या है, परचेसिंग पावर एक अमाउंट है जिसमें कि हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं किसी एक टाइम पर। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारी परचेसिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो उतने टाइम पर क्या होगा, देयर इज अ डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर ऑफ द मनी। फाइन, तो परचेसिंग पावर क्या हो जाने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि मनी वैल्यू जो है हमारी वो डिक्रीज होने लग जाती है जब भी इन्फ्लेशन आता है। क्लियर? सो बेसिकली इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, देखिए इन्फ्लेशन आता क्यों है, रीजंस क्या है इन्फ्लेशन के। पहले हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट रीजन ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में सिंपली आप समझिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि डिमांड, देखिए डिमांड क्या है, डिमांड आपकी कौन कर रहा है, डिमांड आपकी करते हैं कंज्यूमर्स, या आप ये कह सकते हो कस्टमर्स जो है वो आपके डिमांड कर रहे हैं किसी भी एक चीज की। ठीक है, और वो पुल कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं यानी डिमांड को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे होता है कि जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाए और उनकी जो प्राइसेस में इंक्रीज होने लग जाए। ठीक है, और वो इतनी ज्यादा प्राइसेस में इंक्रीज होने लग जाए कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब, चाहे कोई कितना भी अर्न कर रहा है, किसी की कितने भी पास सेविंग्स है, हर कोई उसको खरीदने के खरीदने के लिए कैपेबल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए सिंपली आप कह सकते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के लिए हमारे कुछ रीजंस होते हैं। देखो रीजंस क्या होते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आ सकता है। जनरली आप ये कह सकते हो कि जब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स रेट कम हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हो कि दूसरी कंडीशन में कि जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड दैट इज योर टीडीएस। ठीक है, रिपेमेंट ऑफ डेब्ट जो होता है बाय द गवर्नमेंट, दैट इज योर टीडीएस। तो टीडीएस की कंडीशन में होता क्या है कि टीडीएस जनरली जो भी आपके कंपनीज में जो लोग वर्क करते हैं उनका एक सैलरी से डिडक्शन होता है, दैट इज नेम्ड एज टीडीएस, और वो टीडीएस सबको अगस्त में रिपे किया जाता है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि सबकी जो मनी का कुछ अमाउंट है, सैलरी का कुछ अमाउंट है, वो आपको सबको अगस्त में मिला, और सपोज करो उस टाइम पर कुछ प्राइसेस जो थे वो कम हो रखे थे, या आपके ये कह सकते हो कि कुछ चीजें जो कि लोगों को लगा कि हम अगस्त के महीने में खरीदेंगे, तो उतने टाइम पर डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने पर उससे टाइम पर हुआ क्या कि जैसे डिमांड बढ़ी तो आपकी उन चीजों के प्राइसेस में भी क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। तो हुआ क्या कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उस टाइम पर आपकी क्या कॉज हो सकता है, दैट इज और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी उतने टाइम पर आप ये कह सकते हो कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को एक ना, मतलब ये इन्फ्लेशन का एक फर्स्ट कॉज आप कह सकते हो। क्लियर? क्लियर हुआ सबको डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लास? क्लियर हुआ सबको क्लास, डिमांड पुल इन्फ्लेशन? ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपकी टाइप पर, दैट इज योर कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन नाम से पता चल रहा है, यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कोस्ट को पुश किया जाए उसके थ्रू जो होगा वो इन्फ्लेशन कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। होता क्या है कि अगर मैं सिंपली बोलूं आपको मिल रही थी पहले, ठीक है, अब उसकी प्राइसेस को बढ़ाकर ₹5 और बढ़ा दिया गया और वो अब आपको ₹20 में मिल रही है। ठीक है,
तो होता क्या है कि मे बी क्या पता वो कॉस्ट जो बढ़ाई गई है वो इसलिए बढ़ाई गई हो कि सपोज करो ये आपका बिस्किट है 10 रुपीज का और वो आपको 15 रुपीज में मिल रहा है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंजेस आए हैं। प्रियंका, मैं ये डिस्कस करता हूँ आफ्टर द क्लास, ठीक है? तो आप प्लीज मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं इसे क्लास के बाद डिस्कस कर दूंगा कि जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ें, ठीक है? अभी आप थोड़ा सा टॉपिक पर ध्यान दीजिए। ओके प्रियंका, ठीक है। तो बेसिकली अगर सपोज करो कोई बिस्किट हमें 10 रुपीज में मिल रहा था, अब उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो उसकी कॉस्ट थी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। लाइक आपका सपोज करो, यस मानस, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, प्रीवियस क्लास के पीडीएफ मिल चुके हैं। क्लास आपको प्रीवियस पीडीएफ मिल चुके हैं आरबीआई के एंड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। यस सर। ओके क्लास, मानस खन्ना आपको नहीं मिले हैं? बाकी मेरे हिसाब से तो सेंड हो चुके हैं, आपकी मेल आईडीज पर आपको शायद सेंड करवा दिए गए हैं। यस सर। हाँ जी शीतल, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? सो देखिए, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेसिकली सपोज करो पहले बिस्किट जो था वो आपका आटे से बनाया जा रहा है, व्हीट फ्लोर से बनाया जा रहा है, अब वो चेंज करके मैदे से बनाया जाने लगा है, या और भी चीजें आप बोल सकते हो कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में चेंज लाए गए हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, तो उसमें 5 रुपीज और इंक्रीज कर दिए हैं। तो बेसिकली उस कंडीशन में वो हमें 20 रुपए का मिलने लगा, और जैसे ही वो हमें 20 रुपए का मिला तो हमने उसकी कोस्ट को क्या कर दिया, पुश कर लिया, यानी कोस्ट को और बढ़ा दिया। को पुश करना, पुल मीन्स आपको खींचना, पुश करना आपको बेसिकली उसको और इंक्रीज कर देना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका, जब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंपनी राइज करती है तब उतने टाइम पर क्या होता है, कंपनी अपने प्राइसेस को भी इंक्रीज कर देती है। और बेसिकली ऐसे प्रोडक्शन कॉस्ट जो होते हैं वो आपके कई तरह के हो सकते हैं, जैसे टैक्सेस लगा सकते हैं, वेजेस में कर सकते हैं, इंपोर्ट्स में। तो ऐसे आपकी कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं जिनकी वजह से आपके प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है? और ये इंक्रीज इसीलिए करता है क्योंकि उनको प्रॉफिट मार्जिन रखने पड़ते हैं हर कंपनीज को अपने अपने, ठीक है? तो उस कंडीशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम कहते हैं। क्लियर हुआ क्लास? सेकंड टाइप आपको क्लियर हो गया है? तो चलिए अब आते हैं आपके नेक्स्ट टाइप पर, दैट इज योर मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन आप सिंपल सी भाषा में समझिएगा, इन्फ्लेशन जब भी आता है तो एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में होती है, ठीक है? जनरली हम कहते हैं कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी हमारा एक ऐसा इन्फ्लेशन है जब बहुत ज्यादा मनी आपकी इकोनॉमी में आ रही है और जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहे हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो, अगर कभी भी किसी भी कमोडिटी की मनी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो रही है तो आपके प्राइसेस ऑफ आपकी जो सप्लाई, बेसिकली आप ये कहो सिंपली कि अगर आपकी किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो रही है तो प्राइसेस डाउन हो जा रहे हैं, ठीक है? और अगर आपकी मनी ज्यादा हो रही है तो आपकी सप्लाई ऑफ जो कमोडिटीज है वो आपके कम हो जा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है, ठीक है? तो मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बाद हमारी जनरली और भी टाइप्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। मॉनेटरी इन्फ्लेशन के साथ आप ये बताइए मुझे कि हमारा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं अनदर जो कि आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता होगा? क्योंकि कुछ तो मैंने आपको डिस्कस किए कि प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा दिया गया, अनदर रीजन आप बताइए कि क्या हो सकता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का? Increase in wages, I have written down here actually, taxes, wages, imports, etc.
देखिए आपने इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, यस, ये तो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूँ, यू हैव हर्ड अबाउट अ वर्ड दैट इज योर होर्डिंग। होर्डिंग वर्ड के बारे में सुना है किसी ने? व्हाट इज होर्डिंग? देखिए होर्डिंग क्या होता है, बेसिकली होर्डिंग में आप ये कह सकते हो कि जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। और ऐसा किस कंडीशन में होता है? सपोज करो कि किसी कंपनी को, या कोई भी आप सिंपल जगह पर ले लो, जैसे कि सपोज करो कि आपके 1000 kg किसी चीज की, सपोज करो दैट इज योर फ्रूट्स, 1000 kg फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट थी। 1000 kg में से जहां पर ये आपके गोडाउन में मैनेज किए गए हैं 1000 kg फ्रूट्स, वहां के सप्लायर ने क्या करा है, उनको कम करके ना 600 kg को उसने मार्केट वैल्यू के लिए रख दिया है, और आपके बाकी 400 kg को उसने क्या कर लिया है, छुपा लिया है, हाइड कर लिया है। ठीक है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके 400 kg उसने छुपाए हैं, बेसिकली वो उसने होर्डिंग, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपली दैट इज योर जमाखोरी। ठीक है, जमाखोरी यानी उसने वो बचा कर रख लिए हैं। और उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सप्लाई ज्यादा, डिमांड ज्यादा की थी, 1000 kg की डिमांड थी, लेकिन सप्लाई कितने की पहुंची, सिर्फ 600 kg की पहुंची। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो होर्डिंग की कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने के लिए। ठीक, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए होर्डिंग की जो ये आपकी कंडीशन मैंने बताई है, इसके लिए एक आपका एक्ट भी है, दैट इज योर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कि आपके मार्केट में पहुंचनी है, दैट इज इसेंशियल वर्ड यहाँ पर उसके लिए यूज हुआ है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, कि ये इतना जो अमाउंट था ये कहाँ गया, उसका पूरा उसे रिकॉर्ड देना पड़ता है। अगर वो नहीं देता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो होर्डिंग के लिए आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना हुआ है। क्लियर? तो चलिए, क्लियर हुआ होर्डिंग? क्लियर हुआ क्लास होर्डिंग? यस सर, यस सर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अनदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। देखिए थोड़ा सा ये जो वर्ड्स है ना, ये मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। तो आप तीन, ये चार वर्ड्स मेनली आप देखिएगा अभी, दैट इज फर्स्ट वन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फर्स्ट टाइप। सेकंड वन इज ऑफ योर वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज ऑफ योर गैलोपिंग इन्फ्लेशन, एंड द फोर्थ वन इज योर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इन चारों के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये चारों हैं क्या, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैं। इनको मैं एक एक करके आपका एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिएगा। मैं अगर एक आपका ग्राफ प्लॉट करूं सपोज इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, तो बेसिकली दिस इज योर ग्राफ, जिसमें कि हम ना मेंशन कर रहे हैं 1 2 3 एंड योर 4। ठीक, एंड आई एम राइटिंग हियर द फर्स्ट वन इज ऑफ योर क्रीपिंग एंड द सेकंड वन इज योर ट्रॉटिंग, जिसको आप वॉकिंग का नाम देते हैं। मैंने जो लिखा है वो वॉकिंग लिखा है, वहां पर ट्रॉटिंग वर्ड यूज नहीं किया है। एंड द थर्ड वन इज ऑफ योर गैलोपिंग एंड द फोर्थ वन इज योर हाइपर। ठीक है, ये आपकी चार टाइप्स, जिसमें कि हम ये कहते हैं, देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ना, दैट इज ऑफ योर 0 to 3%। ट्रॉटिंग एंड आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन इज 3 to 10%। Galloping is of 10 to 20%, and hyper is 20% above 20% और above 20%। ठीक, देखिए होता क्या है, ये टर्म्स आपकी क्रीपिंग, ट्रॉटिंग और वॉकिंग, गैलोपिंग एंड हाइपर, क्या किसी ने सुने हैं ये वर्ड्स पहले कभी? क्लास, डू यू नो अबाउट दैट? डू यू नो अबाउट ऑल दीज टर्म्स? यस प्रज्ञा, प्रज्ञा बताइए फिर, व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रॉटिंग? व्हाट इज ट्रॉटिंग? नहीं पता।
ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए क्रीपिंग वर्ड जो है ना, क्रीपिंग वर्ड आपने हिंदी में इसका मीन्स तो जानते ही होंगे। क्रीपिंग कहते हैं हम रेंगना बेसिकली, ठीक। जैसे आपके इंसेक्ट्स क्रीप करते हैं ना, रेंगते हैं, तो बेसिकली आपकी क्रीपिंग वर्ड जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो भी किसी भी चीज का प्राइस, सपोज किसी चीज का प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, और उसका प्राइस अब 0 to 3% इंक्रीज किया गया और वो प्राइस हो गया आपका 102, ठीक। 102 रुपए में वो चीज हमें मिल रही है। तो हुआ क्या, क्या आप ये कह सकते हो कि प्राइस में इंक्रीज तो हुआ लेकिन बहुत माइनर सा हुआ, यानी 2 रुपए वो ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 रुपए जो बड़े हैं ना, ये आपकी क्रीपिंग पैटर्न में क्यों आएंगे? जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी आपका होता है और वो शुरू में सिर्फ क्रीप करता है, तो हम ये कहेंगे कि कोई चीज आई और उसने रेंगना शुरू किया, अपने प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज लाना शुरू किया और वो करीब 0 to 3% आपका हुआ। ये एक्चुअली ऐसा जो पैटर्न है ना इन्फ्लेशन का, ये जो टाइप है इन्फ्लेशन का, क्रीपिंग का, ये आपका जनरली होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में, ठीक है। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी में होता क्या है कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्टेबल होती है, तो वो थोड़ा बहुत ही आपका चेंज करते हैं प्राइस में, ठीक है। सबका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, तो वो अगर इतना बहुत थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आएगा भी तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि क्रीपिंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो आपका किसमें आता है? डेवलप्ड इकोनॉमी में आता है। क्लियर हुआ क्लास? उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉटिंग एंड वॉकिंग की, ठीक है, ट्रॉटिंग एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन जो सिंपली आपका, हम ये कह सकते हैं कि क्रीपिंग के जस्ट बाद का इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग एंड वॉकिंग, जो कि 3 to आपका 10% होता है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी ट्रॉटिंग पैटर्न में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जैसे ही कोई चीज एकदम से मार्केट में आई तो उसने चलना शुरू करा और चलने के साथ उस चीज के प्राइस में ना एकदम से दौड़ाव हो गया, मतलब वो उसके प्राइस बहुत ज्यादा रन करने लग गए। तो आप ये कह सकते हो ट्रॉटिंग पैटर्न में 3 to 6% जब होता है तो आप ये कह सकते हो कि अभी प्राइस ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोजाना बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लग गया तो वो रनिंग पैटर्न में यानी 6 to 10% में पहुंच जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ट्रॉटिंग जो है वो 2 फेजेस में है, एक वॉकिंग एक रनिंग, ठीक। तो ये वॉकिंग वर्ड जो है यहाँ ट्रॉटिंग के लिए यूज किया है, जिसमें कि आपका प्राइस वैल्यू कितनी बढ़ती है? आपकी 3 to 10% इंक्रीज होती है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका ट्रॉटिंग जो है वो बेसिकली ऐसी कंट्रीज में होता है, डेवलपिंग नेशंस, बेसिकली यू कैन से डेवलपिंग नेशंस में आपका ज्यादातर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि वो इतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो प्राइसेस में क्या करते हैं? ट्रॉटिंग कर देते हैं, प्राइसेस में ट्रॉटिंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वो डेवलप्ड नेशंस में, डेवलप्ड इकोनॉमी में पहुंच सके। क्लियर? तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की। क्लास क्लियर हुआ है क्रीपिंग एंड ट्रॉटिंग? देखिए गैलोपिंग इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन में ओके क्लास क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपका 10 to 20%। देखिए दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ना एक्चुअली बहुत ज्यादा, ये कह सकते हो कि ये इकोनॉमी का कैंसर है, ठीक है। अगर ये हो जाए ना तो इकोनॉमी में आप ये कह सकते हो इन्फ्लेशन फिर आपकी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो गैलोपिंग में हमारा, आप गैलोपिंग ये कह सकते हो कि जब किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हुई, पूरी तरह से जो आपका पैसा था यानी मनी वैल्यू थी जो पूरी तरह से डिक्रीज हो गई, तो आप ये कह सकते हो कि पैसा किसी के पास बचा नहीं और डिमांड बढ़ती जा रही है उस चीज की और कोई उसे खरीद पा नहीं रहा है, ठीक। तो उस टाइम पर आपका क्या हो जाता है? गैलोपिंग। ऑब्वियस है 10 to 20% प्राइसेस में प्राइसेस राइज हो रहे हैं, तो आपकी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? गैलोपिंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होने लगता है। क्लियर? उसके बाद अगर हम डायरेक्ट बात करें तो आपका आता है वन इज ऑफ योर नेक्स्ट वन, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन आपका 20% और उससे ज्यादा अगर प्राइसेस में राइज होता है तो वो बेसिकली किस में आता है? हाइपर इन्फ्लेशन में आता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं,
क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन में आप देखो कि प्राइसेस जो है वो कभी कभी 100% तक भी आपके राइज हो जाते हैं। जो 100 की चीज है वो आपको 200 में मिलने लग गई है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक, तो बेसिकली ये आपके 4 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। देखिए, क्रीपिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो कि बहुत माइल्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो कि हमारा प्राइसेस में राइज करता है 3% और लेस अ ईयर। फाइन। वॉकिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर इन्फ्लेशन है। किससे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन से, जिसमें कि प्राइसेस जो है वो आपके 3 to 10% रेज होते हैं। बेसिकली अगर हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन इज हार्मफुल टू द इकोनॉमी, क्योंकि इट एक्सेलरेट्स द इकोनॉमी ग्रोथ टू फास्ट। क्योंकि ऑब्वियस है 3 to 10% तो हो ही गया इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमी रेट में क्या हो रहा है? इकोनॉमी की ग्रोथ में एक्सेलरेट होने लगा है, इकोनॉमी ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें गैलोपिंग इन्फ्लेशन की, तो व्हेन द इन्फ्लेशन राइजेस 10% ऑफ मोर, तो बेसिकली ये आपके लिए क्या हो जाता है? है वो कंडीशन बन जाते हैं इकोनॉमी के लिए। ठीक, तो करेंसीज लूज वैल्यू सो ड्रास्टिकली। ठीक है, करेंसीज की वैल्यू बहुत ज्यादा घटने लग जाती है। इसीलिए क्या होता है दैट द इनकम्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड बिजनेस कांट कीप अप विद द प्राइसेस एंड कॉस्ट। ठीक है, और बेसिकली उस टाइम पे आपको हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है और इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आने लगती है। ठीक है, लॉस इन क्रेडिबिलिटी होने लगता है। ठीक, उसी के साथ अगर हम बात करें हाइपर इन्फ्लेशन की, तो आई डिस्कस्ड अबाउट ऑल दिस। हाइपर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रेंज जो है वो आपकी 20% से ज्यादा होती है, और ये कंडीशन होती है जिसमें कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत इजीली हाइपर इन्फ्लेशन में। ठीक, उसी के साथ एक बात और करते हैं हमारे अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन में सिंपली आप ये कह सकते हो, देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है कि किसी भी चीज की जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, डिमांड तो बढ़ ही रही है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, साथ के साथ आप ये कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, ठीक है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, पैसे के साथ उनके पास रोजगार भी नहीं है, और डिमांड भी बढ़ रही है चीजों की। प्रीति, ये ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हार्मफुल है, क्योंकि ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हम ये कह सकते हैं ना कि उस देखो, अगर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की मैं बात करूं सिंपली, तो आप ये देखो कि ट्रॉटिंग में ना 3 to 10% हो गया है। इट मींस ये सारी जो इन्फ्लेशन है ना वो 1 by 1 है। यानी आपके सबसे पहले अगर बात करें तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, क्रीपिंग के बाद वॉकिंग, और जैसे ही वॉकिंग ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होना लगा है, तो आपका 3 to 10% तो प्राइसेस में राइज हो ही चुका है। अब वो आपका नेक्स्ट फेज में एंटर कर ही जाएगा, क्योंकि देखो हर इन्फ्लेशन में ये चीज तो क्लियर है ना कि डिमांड बढ़ रही है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और ये चीज हो रही है कितनी? 3 to 10%। उसी के जिस बाद आपकी अगर ये और भी इंक्रीज होती है, तो ये गैलोपिंग फेज में तो आप ये कह सकते हो ना कि इकोनॉमी पूरी तरह से अनस्टेबल तो हो ही जाएगी। क्लियर? क्लियर प्रीति? ओके, तो स्टैगफ्लेशन की मैं बात कर रहा था। स्टैगफ्लेशन बेसिकली आपका जब डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये बेसिकली किस में आता है? स्टैगफ्लेशन में आता है, और इसमें इकोनॉमी पूरी स्टैग्नेंट हो जाती है और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन के लिए बेसिकली हम एक टर्म को और यूज कर लेते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा उनका लेटर ऑन। कोर इन्फ्लेशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या सर, है बेसिकली। एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी, तो यस। स्टैगफ्लेशन का कोई एग्जांपल मिल सकता है? स्टैगफ्लेशन का एग्जांपल देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो, अभी के टाइम पर भी तो ऐसा ही हुआ था ना कि अगर कोरोना टाइम पे 2020 में आप ले सकते हो कि प्राइसेस भी बढ़े हुए थे, डिमांड भी बढ़ रही थी चीजों की, ठीक है, साथ के साथ लोगों के पास रोजगार नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था ना, क्योंकि कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कुछ लोगों के पास कोई काम ही नहीं रहा, तो बाकी उन्होंने कुछ अदर बिजनेसेस शुरू किए, लेकिन इतने उनका मतलब यूज नहीं रहा, मतलब ये कह सकते हो कि इतनी उनके पास अमाउंट पैसा नहीं आ पाया जिससे कि वो चीजों को खरीद सके। तो बेसिकली उस टाइम पे भी तो आपका स्टैगफ्लेशन जैसा ही था ना।
ठीक है सर। ठीक है क्लास, थैंक यू। ओके ओके। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वन इज कोर इन्फ्लेशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कोर इन्फ्लेशन हमारा बेसिकली रिलेट करता है बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द इकोनॉमी जो है वो मैंने अभी आपको बताई कि टोटल आपके 697 कमोडिटीज को ऐसे बास्केट ऑफ इकोनॉमी में रखा गया है। ठीक है, जिनके आपके इन्फ्लेशन, जिनके प्राइसेस को मैनेज करने के लिए आपकी इकोनॉमी वर्क करती है, और वो कैसे करती है वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो एनर्जी एंड फूड है इनको छोड़कर कोर इन्फ्लेशन में सब चीजों को लेकर जो इन्फ्लेशन होता है वो कोर इन्फ्लेशन में आता है। कोर इन्फ्लेशन मैं अभी आगे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक्चुअली एनर्जी एंड फूड को कोर इन्फ्लेशन में नहीं, बास्केट ऑफ कमोडिटीज में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके जो प्राइसेस होते हैं काफी वॉलेटाइल होते हैं, या ये कह सकते हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो इसीलिए इनको बास्केट ऑफ कमोडिटीज में नहीं रखा गया है। कैसे होता है वो मैं भी बताऊंगा। उसके बाद वेज इन्फ्लेशन की बात करते हैं। देखिए वेज इन्फ्लेशन सिंपली आप समझिएगा कि अगर सपोज मेरी कोई शॉप है और उस शॉप पे मैंने वर्कर्स रखे हुए हैं, तो हुआ क्या कि मैंने वर्कर्स को जो रखा हुआ था वो कुछ पर्टिकुलर सैलरी, लाइक सपोज करो 20,000 या 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैंने उनको रखा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों को लगा कि बहुत टाइम हो गया, अब हम इस सैलरी पर ये काम नहीं करेंगे, तो आपको सैलरी इंक्रीज करनी है, दैट इज योर 2,500 रुपीज पर मंथ। क्लियर? तो हुआ क्या कि उस कंडीशन में ना मुझे क्या लगेगा कि मेरे पास जो शॉप पे काम हो रहा है, सपोज करो मेरी शॉप पे जो भी काम हो रहा है और मैं वहां पर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैं उस चीज को बेच रहा हूँ 200 रुपीज में। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि जब मैं अपने पास से तो अब उसे दूंगा नहीं, तो मैं कहाँ से, इकोनॉमी से, कस्टमर से ही लूंगा वो चीज, कस्टमर से ही मैं पैसा एक्स्ट्रा लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 200 की चीज को अब 250 रुपये में बेचना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने 250 रुपए में यानी 250 रुपीज में बेचना शुरू किया, तो मुझे उस टाइम पे क्या हुआ, वर्कर्स के जो वेजेस थे उसको बढ़ाने का मौका मिल गया। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि वेजेस इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो वेजेस इन्फ्लेशन अकर व्हेन द वेजेस ऑफ वर्कर राइज फास्टर देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, सो बेसिकली वेज इन्फ्लेशन समझ में आया आपको। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वेज इन्फ्लेशन हम इसलिए भी कर देते हैं कि सपोज करो मैंने तब शॉप पे वर्कर्स रख रखे थे, करीब मैंने 10 वर्कर्स रख रखे थे, लेकिन मैंने एक्चुअल में अब क्योंकि सब सैलरी की डिमांड करने लगे, तो मैंने सोचा कि कुछ जिनका काम ज्यादा नहीं है तो किसी एक को ही, किसी दो का काम सौंप कर मैं अमाउंट कम कर दूं, नंबर्स कम कर दूं वर्कर्स के, यानी 10 की जगह मैंने अब 8 वर्कर कर दिए, तो मैं उस सैलरी को भी वहां मैनेज कर सकता हूँ वेजेस बढ़ाने के लिए। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, वेजेस इन्फ्लेशन होता है। क्लियर हुआ क्लास? क्लियर क्लास? वेज इन्फ्लेशन। उसके बाद, हाँ जी सर यस कोर अमरजीत इन्फ्लेशन बोलिए। एक बार और समझा दीजिए। हाँ, आई एम कमिंग टू कोर दैट अभी। इन्फ्लेशन एक बार हाँ और। यस अमरजीत, कोर इन्फ्लेशन पे मैं आ रहा हूँ अभी, अब थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, आज हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन ही है। आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस, फाइन। उसके बाद असिस्ट इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए असिस्ट इन्फ्लेशन में हम जनरली ये कहते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन असिस्ट क्लास, यानी जब किसी एक चीज के प्राइस में इंक्रीज होता है तो वो असिस्ट इन्फ्लेशन में आता है। सिंपली आप ये कह सकते हो जैसे कि गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के प्राइसेस में आप अभी भी देख रहे कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, गोल्ड हर दिन घटता बढ़ता रहता है। सेम एज ऑयल के लिए कह सकते हो। ठीक है, हाउसिंग ईटीसी, आप जनरली फ्लैट परचेज में कह सकते हो, फ्लैट जब परचेज करते हैं तो वहां पर भी आपने सुना होगा कि अलग अलग टाइम पर रेट हर दिन घटता बढ़ता रहता है। तो वहां पर आप असिस्ट, पूंजी में जो भी आपकी चेंजेस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, वो आपके असिस्ट इन्फ्लेशन में रखे गए हैं। क्लियर क्लास? तो ये बहुत ज्यादा नहीं था असिस्ट इन्फ्लेशन के बारे में। सिंपली आप ये याद रखो कि जब किसी पर्टिकुलर चीज में प्राइस ऑफ वन असेस्ट क्लास, और वो भी आपकी पर्सनल रिलेटेड हो, जिसको आप अपने पास रखते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड, ऑयल, हाउसिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसी कुछ चीजों में इन्फ्लेशन जब आता है तो वो असिस्ट इन्फ्लेशन कहलाता है। क्लियर? देखिए होता क्या है कि हमारे इन्फ्लेशन से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आते हैं इकोनॉमी में, और आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
यस यस रेणुका, प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कह सकते हो, बाकी बहुत सारी चीजें जैसे कि गोल्ड प्रॉपर्टी में तो नहीं आता, गोल्ड डिपेंड करता है, किसी के पास आपका होता है किसी के पास नहीं होता, आप कोई बहुत ज्यादा गोल्ड खरीद के रख रहा है तो वो उसकी एक तरीके से प्रॉपर्टी ही हो गई है। लेकिन असेस्ट में यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया है ना, आप सिंपली ये कह सकते हो जो किसी की पर्सनल चीज से रिलेट करता हो, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स बेसिकली, यस यस। उसके बाद हम बात करें तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की बात करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट क्या आता है, बेसिकली इट स्लोज डाउन द इकोनॉमी ग्रोथ रेट। सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमी में बहुत चेंज आ जाएगा जैसे कि अभी की कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। आप सब सुन ही रहे हैं कि जीडीपी जीएनपी किस तरीके से घट बढ़ रही है, वो सब चीजें हमारी स्लोइंग डाउन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में आती हैं, ठीक। तो बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाता है। ड्यू टू इन्फ्लेशन बेसिकली हमारे वेल्थ फ्रॉम द क्रेडिटर डेबिटर ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेंडर जो है हमारे वो सफर करते हैं और बोरोवर्स जो होते हैं वो बेनिफिट लेते हैं आउट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। उसी के साथ इन्फ्लेशन से हम ये कह सकते हैं प्राइसेस में हाइकिंग होती है, दैट मीन यू पे मोर मनी फॉर द सेम प्रोडक्ट व्हिच यू बॉट इट लेस अर्लियर, ठीक है। ऑब्वियस है, जो चीज मुझे 10 की मिल रही थी अब वो 15 की मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्फ्लेशन में जब भी राइज होता है तो बेसिकली लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उन पे प्रेशर होने लगता है हायर लैंडिंग का, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन आने से डिक्लाइन तो होता ही है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन इज ये बेसिकली हमारे इकोनॉमी में एक्सपोर्ट सेगमेंट के लिए हेल्प होता है क्योंकि बहुत हद तक हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं इन्फ्लेशन में एक्सपोर्ट्स को, क्लियर। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इन टर्म्स को आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स वगैरह। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी को एडवांटेज देता है क्योंकि क्या करता है, इंपोर्ट को लोअर करता है और इंपोर्ट कराता है किसका, फॉरेन गुड्स का, ठीक है। बेसिकली आपके इन्फ्लेशन से आप ये कह सकते हो कि अगर मैं कभी भी फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी से कंपेयर करूंगा तो आप क्या देखते हो, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और उसी के साथ इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में इन्फ्लेशन जो है वो हमारा बेहतर माना जाता है, क्लियर, क्लियर क्लास। सो इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन सिंपल से है, आपको बस ये नॉलेज के लिए सिंपली ऐसे ही आप समझ लीजिए, बाकी आपसे इतना क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ वहां से क्वेश्चन आपके ज्यादातर बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट थिंग कि हाउ इज एक्चुअली इन्फ्लेशन इज काउंटेड, इन्फ्लेशन जो है वो कैसे मेजर किया जाता है, ठीक। इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए ना आपकी 3 मेथड्स हैं, बेसिकली 3 टाइप्स से आप इन्फ्लेशन मेजर कर सकते हो। वन इज ऑफ योर WPI जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकेंड वन इज ऑफ योर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द थर्ड वन इज IIP जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्लियर क्लास। तो ये तीनों टाइप में एक एक करके डिस्कस करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप सिंपल सा समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन जब भी आता है ना तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कोई भी चीज आपको 2019 में 10 रुपए की मिल रही थी और अब वो आपको मिल रही है 2021 में अराउंड 20 रुपए की, ठीक है। तो इन्फ्लेशन काउंट करने के लिए हमारा एक बेस ईयर होता है, जिस बेस ईयर को हम पहले वाले बेसिकली हम जो पहला ईयर जब वो सस्ती मिल रही थी हम उससे कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन को, ठीक है। तो हमारा बेस ईयर क्या माना जाता है, दैट इज योर 2019 इज जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक। तो बेस ईयर समझ आ गया। बेस ईयर आपका क्या होता है, बेस ईयर वो होता है जब आपकी कोई भी जो चीज है वो सस्ती जिस ईयर में मिल रही थी उसको हम बेस ईयर बोलते हैं, जिस पर आपका इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली जो काउंट किया जाता है इन तीनों मेथड से काउंट किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपका डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज योर WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI की अगर मैं बात करूं तो आप बेसिकली WPI जो काउंट करते हैं वो करंट ईयर प्राइस में से आपका बेस ईयर प्राइस लेस करते हैं, इसके बाद डिवाइड करते हैं बाय द बेस ईयर प्राइस इनटू 100।
फाइन, तो WPI आपका बेसिकली इस फॉर्मूला से काउंट किया जाता है कि अभी का प्राइस क्या चल रहा है और पहले क्या था, और जो पहले था उससे डिवाइड इनटू 100। ठीक, तो बेसिकली WPI जो है ना, उसके लिए हमारी बास्केट ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको बता रखी है 697 कमोडिटीज के लिए ये काउंट किया जाता है WPI। ठीक है, WPI जब इन्फ्लेशन काउंट करता है तो इसके लिए बेस ईयर जो है हमारा, वो बेस ईयर रखा हुआ है, दैट इज 2011 टू 2012, ये आपका बेस ईयर चल रहा है। ठीक है, WPI के लिए, जिसके बेसिस पर आपका इन्फ्लेशन काउंट होता है WPI से। क्लियर? सो देखिएगा यहाँ पर WPI हमारा सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए जो यूज किया जाता है इंडिकेटर, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। बेसिकली ये आपका पब्लिश किया गया है किसके थ्रू? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर? इसमें जितने भी हैं वो हमारे बल्क सेल में जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है, उनके सभी ट्रांजैक्शंस को। साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे इस इंडेक्स के लिए कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है, देखिए प्राइस बेस ईयर ना ऑलरेडी सेट किया जाता है एक्चुअली में इससे मिनिस्ट्री ऑफ आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक्चुअली बेस ईयर डिसाइड करने के लिए आपकी एक मिनिस्ट्री भी है, दैट इज नेम एज मॉस्पी। ठीक है, मॉस्पी यू कैन से द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके थ्रू बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। सो बेसिकली इसकी क्रिटिसिज्म भी है होलसेल प्राइस इंडेक्स के, वो क्या है, क्योंकि हमारी जनरल पब्लिक जो है ना, वो होलसेल प्राइस पर कभी भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती है, तो इसलिए इस इंडेक्स पे थोड़ा सा इशू बनता है। उसके साथ साथ बेस ईयर ऑफ ऑल इंडिया WPI हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004 से 2005 में रिवाइज किया गया था, 2011 से 2012 बनाया गया। अब आपका WPI जो है वो दैट इज रिवाइज किया जाना था, लेकिन शायद हुआ नहीं है। ठीक है, बेस ईयर आपका अभी शायद 2011 टू 2012 ही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI बेसिकली देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें हम ना 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली मेनली जो है वो आपके हैं CPI फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर्स, एंड CPI फॉर रूरल लेबर, CPI फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। क्लियर? इन चारों के लिए ये आपका बेसिकली CPI इंडेक्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को। बेसिकली ये प्राइस चेंजेस जितने भी होते हैं हमारे रिटेल बायर में, उनके लिए है। ठीक, और इसमें हम हर एक जितने भी चेंजेस आते हैं हमारे प्राइसेस में ऑफ सिलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में, और उनके साथ साथ जितने भी कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, वो सब रखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। क्लियर? तो बेसिकली देखिएगा इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो आपका करती है काउंट, दैट इज योर लेबर ब्यूरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली इसके लिए जो कंपाइल अप होता है इन चारों का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर और आपका रूरल लेबर और रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, इन चारों के लिए आपकी CSO है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज योर मॉस्पी। ठीक है, इसके थ्रू इन चारों का ये काउंट किया जाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर? उसके साथ अगर हम बात करें तो आपका IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना, बेसिकली यहाँ पर आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी आपकी कमोडिटीज हैं उसके लिए आपका इंडेक्स है, जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि आपके कौन कौन से इंडस्ट्रियल ग्रुप लिए गए हैं जो कि ब्रॉड सेक्टर्स में है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग। ठीक है, उसी के साथ आप कह सकते हो जो आपके यूज बेस्ड सेक्टर हैं, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, ये सब आपकी किस में रखी गई हैं? IIP इंडेक्स के लिए रखी गई हैं। तो आप ये कह सकते हो टोटल करीब 697 आपकी
उसके WPI के लिए है बेस बास्केट ऑफ कमोडिटीज में, और करीब 112 कमोडिटीज और अलग से रखी गई हैं IIP में। तो टोटल आपके 809 आर्टिकल्स हैं। आप ये कह सकते हो टोटल 809 आर्टिकल हैं, जिसमें से 112 पर आपका IIP वर्क करता है, मतलब IIP के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, और 697 में के लिए का WPI से। क्लियर? तो IIP आपका याद रखिएगा इंडस्ट्रीज के लिए। क्लियर? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो जो आपका कोर इन्फ्लेशन था ना, वो कोर इन्फ्लेशन टोटल WPI के लिए है। यानी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो टोटल 697 कमोडिटीज का, वो WPI के लिए है। WPI के थ्रू ही आपका कोर इन्फ्लेशन काउंट किया जाता है, और साथ के साथ जितने भी फूड एंड एनर्जी है वो सेपरेट करके एक्सेप्शंस में रखे जाते हैं अलग से। क्लियर? उसके बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट कह रहा हूँ आपका CPI वर्सेस WPI को डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये एक दूसरे के अगेंस्ट और कैसे बेनिफिशियल है। देखिए WPI जो है ना, वो आपका इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है प्रोड्यूसर लेवल पर, ठीक है, जबकि CPI जो है वो आपका चेंज जितने भी प्राइसेस में होते हैं वो किस पर डिसाइड होते हैं, कंज्यूमर लेवल पर डिसाइड होते हैं। क्लियर? उसके साथ अगर हम बास्केट मेजर्स इन्फ्लेटरी ट्रेंड्स, यानी जो हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, उनमें हम दो इंडिसेस को और एक्स्ट्रा कर लेते हैं CPI में, दैट इज योर फूड, फ्यूल एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, ठीक है। उसके साथ WPI जो है उसमें हमारे प्राइसेस ऑफ सर्विसेज जो है वो नहीं रखे जाते, जबकि CPI में ऐसा किया जाता है, ठीक है। सर्विसेज के प्राइसेस को ऐड नहीं किया जाता WPI काउंट करने के लिए, WPI के थ्रू इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए, जबकि CPI में ऐसा होता है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 2014 में RBI ने आपको CPI को अडॉप्ट कर लिया है एज अ की मेजर फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि ये WPI के थ्रू नहीं करता, क्योंकि CPI में सारा आपका कंज्यूमर लेवल तक सारा आपका इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। दैट्स व्हाई WPI में जो कि था वो मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर लेवल पर मेजर किया जाता है। सो बेसिकली CPI वर्सेस WPI के बारे में थोड़ा सा ही समझना था आपको, दैट्स इट। सो क्लास क्लियर हुआ आज का आपको टॉपिक इन्फ्लेशन। बाकी कुछ टर्म्स जो आपको नहीं समझ में आई होंगी वो आगे क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप इन्फ्लेशन जब आप आगे आप पढ़ोगे तो इन्फ्लेशन में आपको और भी चीजें, जैसे कि अभी मैं आगे क्लासेस में मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह कराऊंगा, तो वहां पर भी एक कॉमन वर्ड है जो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा अब आगे की क्लासेस में ना, तो इसलिए अब आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। बाकी कुछ वर्ड जैसे कि आपने सुना होगा, वन इज ऑफ योर रिफ्लेशन। रिफ्लेशन सुना है किसी ने? व्हाट इज री इन्फ्लेशन? देखिए री इन्फ्लेशन में होता क्या है, देखिए रिफ्लेशन में होता क्या है, रिफ्लेशन में ना जब सपोज करो कोई भी कंपनी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास अब कोई पैसा नहीं रहा और कंपनी को ना अब लोन वगैरह की जरूरत पड़ी, तो कंपनी को ना गवर्नमेंट के थ्रू कुछ आपकी बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं जिससे कंपनी को रीस्टार्ट कर सके। बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं, और वो बेल आउट पैकेजेस प्लस में जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस भी इंक्रीज कर दे, ठीक है। साथ के साथ जो कंपनी को पैसा दिया जा रहा है वो एक लोन अमाउंट ही कह सकते हो बेसिकली है, और वो बेल आउट पैकेज के साथ टैक्स इंक्रीज कर दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेशन, ठीक है। रिफ्लेशन को बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रीफ्लेशन आपका डिफ्लेशन को कम करने के लिए किया जाता है। रिफ्लेशन डिफ्लेशन को कम करने के लिए क्यों किया जाता है? डिफ्लेशन सिंपली है जब इन्फ्लेशन कम होने लग जाए, और इन्फ्लेशन आपका यानी प्राइसेस में कमी होने लग जाए तो इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा, और जैसे इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा और ये कुछ टाइम के लिए रहता है, तो इकोनॉमी में इसको हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक है। तो
तो ये किस में आता है? रिसेशन में आता है। तो ये टर्म भी आपके लिए जरूरी था, रिसेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। ठीक है, क्लियर हुआ क्लास? रिफ्लेशन, डिफ्लेशन और आपका रिसेशन, ये 3 टर्म भी सर ये आप ऐड ऑन बेल कर आउट लीजिएगा। बेल बेल आउट आउट पैकेज, पैकेज। हाँ जी, बेल आउट पैकेज बेसिकली ना ये फाइनेंशियल सपोर्ट है टू द कंपनीज। बेल आउट पैकेज जो है ना, ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है बेसिकली कंपनीज को जो दिया जा रहा है। और ये बेसिकली आप ये कह सकते हो लोन की फॉर्म में दिया जाता है, लोन की फॉर्म में कह सकते हो, कैश की फॉर्म में, बॉन्ड्स कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके बेल आउट पैकेजेस होते हैं, जो तब दिए जाते हैं जब कोई भी कंपनी फंक्शनल नहीं रही और उसको रीस्टार्ट करना है, तब जाकर आपके बेल आउट पैकेजेस दिए जाते हैं। क्लियर क्लास? यस सर। ओके, सो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा सब कुछ। बाकी रीड आउट करिएगा, और अगर लगे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, डिफ्लेशन बेसिकली आप ये कह सकते हो, सिंपल समझिए, डिफ्लेशन आपका प्राइसेस में कमी आना, यानी इन्फ्लेशन का कम हो जाना इज डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन ही आपका क्या है? रिसेशन है। अगर वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए रह जाता है डिफ्लेशन, तो वो रिसेशन में आने लगता है। और जैसे ही रिसेशन आया, देखो एकदम से हाइपर इन्फ्लेशन आया, फिर आपका रिसेशन आया, रिसेशन कुछ टाइम के लिए रहा, और फिर से कंपनीज को पैसा दे दिया गया, फिर से कंपनी दोबारा ग्रो अप करने लगी। उस टाइम पर जितना भी बेल आउट पैकेज जो टैक्सेस दिए गए, टैक्सेस इंक्रीज किए गए, उस कंडीशन में आपका रिफ्लेशन हुआ, तो आप ये कह सकते हो दोबारा से इकॉनमी वहीं एंटर करने लग जाती है, जो मैंने आपको बताए हैं फेजेस, स्क्रैपिंग, ट्रॉटिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन वाले। ठीक है, हाँ, डिक्रीज इन प्राइसेस सिंपली यू कैन से, रेणुका। क्लियर क्लास? क्लियर हुआ क्लास सबको? बाकी क्लास, प्रखर, प्रज्ञा, प्रीति, रवि, यस सर, यस सर। किरण। यस सर। ओके ओके, तो हाँ जी, आप में से कोई क्या कह रहा था कि जनरल अवेयरनेस कैसे पढ़ें? आई थिंक सो किसी ने क्वेश्चन पूछा था। देखिए, जनरल अवेयरनेस प्रियंका आपने पूछा हुआ है, आप बैंक के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर या एसएससी के लिए? देखिए, आप जनरली मैंने आपको वैसे सजेस्ट की थी बुक्स, दैट इज योर अरिहंत पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन की आप बुक रीड आउट कर सकते हैं। देखिए, जितनी बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं और बैंकिंग अवेयरनेस से, ठीक है, वो सारा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इन टॉपिक्स में। मोस्ट प्रोबेबली आई विल कंप्लीट, बट कुछ भी जो चीजें छूटती हैं उनको आप गो थ्रू होया करें बुक्स के थ्रू, ठीक है। और फिर अगर वो क्लियर नहीं होता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी बैंकिंग सेक्टर के लिए आप करंट प्रिपेयर करो मोस्ट प्रोबेबली, और जितने भी मैं ये टॉपिक्स करा रहा हूँ इनको रन करो, ठीक है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ेस हैं मैंने बता रखा है आपको। साथ के साथ आपके बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ न्यू स्कीम्स जो आ रही हैं, न्यू स्कीम्स को पढ़नी है। तो लास्ट आप 6 मंथ्स का अगर ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चल रहे हो तो दैट इज इनफ फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक, ये इनफ है। आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है इनको पढ़ना चाहिए। तो पहले बेसिक से शुरू करो, ये बेसिक से ही मैंने आपको कराना शुरू किया है। मैंने हिस्ट्री ऑफ बैंक इन इंडिया शुरू किया था, फिर आरबीआई का फंक्शन बताया, आरबीआई के बाद अब मैं इन्फ्लेशन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह बताऊंगा। तो ये सब आपके कंप्लीट कराऊंगा। जो जो टॉपिक्स में कराता चला जाऊँ वो सब आप गो थ्रू होते रहिए, ठीक है क्लास। बाकी बहुत सारी चीजें हम आगे करेंगे, तो आपको टॉपिक्स तो पता चलते रहेंगे, साथ के साथ उनका कंटेंट भी पता चलता रहेगा। जैसे नाबार्ड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, बजट करेंगे, ठीक है, चेक कैपिटल मार्केट, ठीक, ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। उन सब से आपको ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% आपका सिलेबस डन हो जाएगा, और आप ठीक है 80 to 90% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इससे। और बाकी आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है।
ठीक है क्लास। सो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।